दोस्तों नमस्कार। हाल ही में एक किताब आई है, नालंदा, हाउ इट चेंज्ड द वर्ल्ड। इस किताब को लिखा है अभय कुमार ने। अभय कुमार ने इस किताब में नालंदा यूनिवर्सिटी का उदय और उसके अतीत में खो जाने का जिक्र विस्तार से किया है। अभय कुमार आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम आज उनसे इस किताब के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, कितनी खूबसूरत किताब लिखी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको किताब पढ़ने के लिए और किताब पर बातचीत करने के लिए मुझसे, अ, विपिन जी। सर हम इस सवाल पे तो आएँगे कि आपने ये किताब लिखने को क्यों सोचा? लेकिन उससे पहले एक सवाल जो मिथ के रूप में काफ़ी प्रचलित है कि जी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था। जी, आपने जी। आपने इस किताब के माध्यम से पेज नंबर 81 में लिखा है, देयर इज़ नो डायरेक्ट एविडेंस ऑफ बख्तियार खिलजी अटैकिंग नालंदा। तो जी। ये मिथ समय के साथ कैसे गहराता गया और इसके पीछे की कहानी क्या है सर? क्या कभी जलाया गया था या नहीं जलाया गया था? तो इसकी कहानी ये है कि दो देयर इज़ मैंने ये लिखा है कि दो देयर इज़ नो डायरेक्ट एविडेंस, इट यस सर। इज़ कॉमन सेंस यही कहता है कि जो बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी में जो या बिहार शरीफ में जो मॉनेस्ट्री थी, उस यस सर। उसपे उनके अटैक का पूरा एविडेंस है, 100% एविडेंस है। ताबाकत नासिरी में लिखा गया है और जब नालंदा जो कि बिहार शरीफ से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, यस जो सर। दुनिया का सबसे फेमस और प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री थी, महाविहार था। तो वो उसको वहाँ पर वो उसको छोड़ दें, उसको नहीं लूटें, जबकि उनकी मंशा थी मगध की सारी जितनी जो बुद्धिस्ट महाविहार हैं, बौद्ध महाविहार हैं, उनको लूटने की, क्योंकि वहाँ से क्विक वेल्थ जो है वो अर्जन करने का तरीका था वो, क्योंकि जितनी यस सर। मॉनेस्ट्रीज थी वो बहुत बहुत धनी थी, रिच थी। तो इसलिए यस जो सर। है वो ये कॉमन सेंस है। इम्प्रो ये कॉमन सेंस कहता है कि जो मॉनेस्ट्री सबसे प्रसिद्ध हो और 10-12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, जो कि कुछ भी नहीं है, जो आदमी वहाँ इतने दूर से उदंतपुरी तक आ सकता है, तो वो नालंदा को क्यों छोड़ देगा? यस सर। जी। ओके सर। सर आपने इस किताब में जो मुझे बहुत फ़ैसिनेटिंग लगी वो आर्किटेक्चर का पार्ट था। आपने एक विस्तार से ज़िक्र किया है कैसे नालंदा आर्किटेक्चर ने दुनिया भर की तस्वीरें बदली और आपने ये ज़िक्र किया ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ने भी उसे अपनाया। जो नालंदा जी। यूनिवर्सिटी जैसे जितने भी महाविहार थे, तो उसके बारे में थोड़ा हमें विस्तार से बताएँ? हाँ, तो आप अगर आज भी नालंदा जाएँगे तो आप देखेंगे कि जो बिहार है वहाँ पे वो अ, जो है रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप्ड में है। मतलब उसका जो अ, जो जो आर्किटेक्चरल प्लान है और जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बाद में बनी हैं, वो सभी का जो आर्किटेक्चरल प्लान है वही नालंदा जो है वो प्रिकर्सर है उसका। तो अगर आप देखेंगे आज ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में भी उनके क्वाड्स एंड कोर्ट्स को देखेंगे, तो वो आपको एकदम बिल्कुल साफ दिखेगा कि जो है वही आर्किटेक्चरल प्लान है जो नालंदा में स्टैंडर्डाइज्ड हुआ था, जो डेवलप हुआ था। और और कई रिसर्चर्स ने इस पे काम किया है। क्रिस्टोफर बेकविथ भी हैं जिन्होंने ये प्रूव किया है रिसर्च के थ्रू कि जो आज के मॉडर्न और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं वो बुद्धिस्ट बिहार से आते हैं। और उस यस सर। जर्नी कैसे भारत से उन्होंने सेंट्रल एशिया से जर्नी दिखाई है, लेकिन उसकी एक्चुअल जर्नी जो है वो भारत से शुरू होती है। तो वो वो कैसे जो है नालंदा से वहां तक पहुंचती है, ये मैंने उसको किताब के जरिए दिखाया। सर एक और सवाल जब मैं किताब पढ़ रहा था तो मेरे ज़हन में था कि नालंदा के का डिक्लाइन कैसे हुआ? जी। शायद मैं जो पढ़ पाया, जितना समझ पाया आपकी किताब के ज़रिए कि ऐसा कोई क्लियर कट डिस्टिंक्शन तो आपने नहीं मेंटेन किया है, लेकिन आपने ये ज़रूर कहा है कि कैसे महायान बुद्धिज़्म और हम्म। हिंदुइज़्म ने गौतम बुद्ध को कैसे हिंदुइज़्म ने पर्सीव करना शुरू किया विष्णु अवतार।
और जी, बुद्धिज़्म का डिक्लाइन वहाँ से होना शुरू हुआ और दूसरी बात कि जो भी पैटर्न्स थे उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए, जिसकी वजह जी, से एक कारण हो सकता है नालंदा विश्वविद्यालय का खत्म होने का। क्या मैं सही हूँ जी। सर? और इसको थोड़ा-सा एकदम विस्तार में आप क्या बिल्कुल, बता पाएँगे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो महायाना बुद्धिज़्म जो था वो नालंदा में जो है वो वज्रयाना में परिवर्तित हो गया था 8वीं-9वीं शताब्दी में। और यस सर। जो पाला रूलर्स थे बंगाल के, वो वज्रयाना के सपोर्टर्स थे। और जब वज्रयान जो है वो वज्रयान में और पुरानिक ब्राह्मणिज़्म के जो रिचुअल्स थे उसमें ज़्यादा अंतर नहीं रह गया था। तो यस सर। तो एक तरह से जो है वो काफ़ी एक-दूसरे से सिमिलर होते गए और साथ ही साथ भक्ति मूवमेंट के कारण जो है वो जनता में जो है हिंदुइज़्म ज़्यादा पॉपुलर हो गया। बुद्धिज़्म जो है वो मॉनेस्ट्री तक सीमित रह गई। तो तो ये भी कारण था। और पैट्रनाइज़ेशन मतलब कि जो है, क्योंकि जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज़ होती हैं, उनको पैसे की ज़रूरत होती है, उनको संरक्षण की ज़रूरत होती है। तो क्योंकि वो खुद तो कुछ कमाते नहीं हैं, तो उनको सपोर्ट करना होता है। तो अगर वो सपोर्ट घट जाए ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो उससे भी जो है डिक्लाइन शुरू हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि बुद्धिज़्म का डिक्लाइन जो है बहुत पहले शुरू हो गया था। xuanzang जब आते हैं तो वो जो है वो लिखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कई सारी मोनास्ट्री जो है रूइंस में हैं, वो खत्म होती जा रही हैं, खंडहर बच गए हैं। लेकिन मगध जो ऐसा जगह था जहाँ की बुद्धिज़्म बहुत समय तक चला। और और क्योंकि मगध मगध में बहुत बड़े पेट्रन्स हुए, गुप्ता जो रूलर्स थे, हर्षवर्धन थे, पाला रूलर्स थे, ये सारे लोग बुद्धिज्म को पेट्रोनाइज करते थे। पाला रूलर्स ने तो यहाँ तक कि उन्होंने और भी कई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बनवाई, जैसे उदंतपुरी की जो यस, मोनेस्ट्री थी, या दंतपुरी। या या विक्रमशिला की थी, या जो बांग्लादेश में जो है सोमपुरा, उसकी जो मोनेस्ट्री थी, सारे पाला रूलर्स की बनाई हुई है। तो उस समय जो है एक तरह से बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज का एक्सपेंशन हुआ पाला पीरियड में। लेकिन जो नालंदा था, तब भी वो बहुत ही जो है अपने आप में प्रसिद्ध जगह थी नालंदा जो है। और जब और एविडेंस है कि जब जो है वो टर्क इन्वेजन्स हुए, तो इन्वेजन का मतलब कि वो एक तरह से वो रेडर्स थे, उनका जो मुख्य उद्देश्य था बख्तियार खिलजी का या उनके ट्रूप्स का, कि किसी तरह से जितना जल्दी हो वो धनी बन जाए, जितना ज्यादा वेल्थ एक्वायर कर सकें। और वो तो मगध की मोनेस्ट्रीज को छोड़ दीजिए, वो तिब्बत की भी मोनेस्ट्रीज को लूटना चाहते थे। और जब वो नदी उनकी जो ट्रूप्स नदी क्रॉस कर रही थी, तो आधे लोग नदी में बह गए और बख्तियार खिलजी को उनके ही जो लेफ्टिनेंट थे, मतलब सेकंड इन कमांड थे, उन्होंने उनकी जो है हत्या कर दी। तो ये है कहानी इसकी। सर तो सिर्फ़ ये कहना कि बख्तियार खिलजी की वजह से नालंदा यूनिवर्सिटी का डिक्लाइन हुआ, क्या हम ये इसको झूठ कह सकते हैं साफ शब्दों में? ये देखिए, डिक्लाइन के तो मैंने 3 कारण दिए, है ना? यस सर। तो न बख्तियार खिलजी का अटैक जो है ना, जिसको फ्रेंच में coup de grâce कहते हैं, या जो यस फाइनल सर। ब्लो है, तो फाइनल ब्लो फाइनल पूरा। ब्लो दिया उन्होंने। लेकिन यस। नालंदा जो है फाइनल ब्लो भी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि नालंदा बख्तियार खिलजी के अटैक के बाद भी सर्वाइव कर गया नालंदा। हाँ सर, अ, आपने लिखा है कि जी। इतने सारे बिहारास को आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता था। आपने मेंशन हाँ, किया है इसको। तो अब देखिए, सबसे जो बड़ा एविडेंस है वो है 1235-36 में जो है वहाँ पे धर्मा स्वामी नाम के एक तिब्बतन मंक आते हैं, और उन्होंने अपनी यस जो सर। मेमोयर है उसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरह से जो है वो नालंदा के 2 मोनेस्ट्रीज जो हैं, 2 विहारा जो हैं अभी भी फंक्शनल हैं। 1236 मतलब कि आप रख लीजिए करीब 40 साल बाद, बख्तियार खिलजी के अटैक के 40 साल बाद। हुँ। तो नालंदा इतना बड़ा था कि उसको 1 या 2 रेड में आप खत्म नहीं कर सकते थे, 10 रेड भी खत्म नहीं कर सकते थे। नालंदा जो है आज के जेएनयू की तरह था कि आप उसको आप देखोगे तो कितना विस्तृत फैला हुआ है। यस, तो उसको यस। आप नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। लेकिन लेकिन जब आप देखो, अगर पास की मोनेस्ट्री में उसमें जो है सभी मंक्स को मार दिया गया, सभी खत्म हो गए, यस, तो यस सर। वहाँ से जो दहशत फैलेगी, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगा, क्या उस सिचुएशन में कोई भी मोनेस्ट्री फंक्शन कर सकती है? नो चलो सर, मान नहीं। लिया कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है बख्तियार खिलजी का, लेकिन आप मोनेस्ट्रीज जो है वो नेटवर्क्स हैं। दे आर नॉट यस सर, आइसोलेटेड एंटिटीज ना। वो यस सर।
आप एक को खत्म कर दोगे तो इट्स लाइक ए न्यूरो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो। तो आप एक Yes. खत्म करोगे तो उसका सपोर्ट सिस्टम खत्म हो गया, उनको जो है उनको सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा, एंड टीचर्स नहीं होंगे, सो और मंक्स मोनास्ट्रीज नहीं आएंगे, और तो यस मोनेस्ट्री और चलेगी कैसे? तो अब जो है कि अब 1236 में जब 35-36 में धर्मस्वामी कहते हैं कि 14 में से सिर्फ 2 ही विहाराज फंक्शनल है, वो भी बहुत हल्के फुल्के तरीके से चल रहे हैं, थोड़ा बहुत उनको सपोर्ट मिलता है पीठापति से, जो बोध गया के पीठापति हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पेट्रोनाइज कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स बचे हुए हैं। लेकिन अभी भी जो जो तुरुस्काज हैं, जो कि उदंतपुरी में जब जो उनका मिलिट्री हेडक्वार्टर बन चुका है, वहां से वो बराबर आते हैं और वहां से रेड करते हैं नालंदा को। तो यस उसका सबूत तो है उनके पास, देयर इज ए क्लियर एविडेंस। और और जो है वो एक बार नहीं बार बार रेड करते हैं उसको, एंड ये जो है उन्होंने लिखा है, और दैट इज द बिगेस्ट एविडेंस। लेकिन नालंदा तब भी 1236 में खत्म नहीं हो जाता। नालंदा जो है, ध्यान भद्रा नाम के एक बड़े फेमस बुद्धिस्ट मंक हैं, जो कि कोरिया जाते हैं, बाद में चीन कोरिया जाते हैं। तो वो लिखते हैं कि 13th में, मतलब 13th मतलब 1300 समथिंग में, 14 मतलब कि अर्ली 14th सेंचुरी में भी जो है नालंदा फंक्शनल है, क्योंकि यस उनका ऑर्डिनेशन वहां पे, वो उनका मंक की तरह ऑर्डिनेशन होता है। तो तो वो नालंदा डिड नॉट डाई विथ द बख्तियार खिलजी's अटैक, ये जो लोगों का ये है। लेकिन डाई का मतलब ये नहीं है कि एकदम से मर गया, एकदम से कोई भी चीज नहीं मरती उदंतपुरी स्लोली की स्लोली तरह। डिक्लाइन नालंदा वाज टू लार्ज टू बी यस डिस्ट्रॉयड इन फ्यू डेज। सर जैसा अभी आपने कहा नालंदा वाज टू लास्ट टू बी डिस्ट्रॉयड इन फ्यू डेज, तो नालंदा के बनने के पीछे की कहानी क्या रही? आपने बस जिक्र किया है कि 3rd सेंचुरी बीसी से इसकी कहानी, बट आपने हाँ, उसको तो अशोका ये से भी जोड़ा है कि अशोका ने स्तूप बनवाया था और उसके बाद धीरे धीरे वो विस्तार होता हाँ, चला गया, तो किसने क्या कि जब एक इंडिविजुअल ने बनवाया था? ज्यादातर लोग नालंदा की डिस्ट्रक्शन में इंटरेस्टेड है। तो राइज ऑफ यस सर नालंदा इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। एंड यू नो द यस सर ग्रेटेस्ट यस सर ट्रेजेडी इज दैट्स नॉट व्हाई आई एट पुट द, अक्रॉस दिस क्वेश्चन बिकॉज़ आई एम आल्सो हाँ, और जो ग्रेटेस्ट यस ट्रेजेडी ये नहीं है कि नालंदा को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी इज दैट यू नो वी हैव कंप्लीटली फॉरगॉटन हु वर द मास्टर्स ऑफ नालंदा। मतलब कि आप नालंदा के आसपास कहीं पे चले जाइए और किसी का नाम पता हो, तो ये है। तो ये इस हिसाब से जो है वो ये कहा जा सकता है कि नालंदा जो, देखिए, बुद्ध है के समय में ही नालंदा बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी। नालंदा एक ऐसी जगह थी विच वाज ब्लेस्ड बाय द सर्पेंट। वहां जो मगध में ना सर्पेंट का कल्चर है, कल्ट है, देयर इज अ कल्ट ऑफ सर्पेंट वर्शिप। और अर्ली बुद्धिज्म यस में जो है, अर्ली बुद्धिज्म या उसके बुद्धिज्म जैनिज्म वगैरह के पहले भी जो है, सर्पेंट्स वर इंपॉर्टेंट डेटीज लोकली। तो नालंदा इज बेसिकली नागानंदा, जो कि ए ब्लेस्ड नागा, और ए प्लेस ब्लेस्ड बाय ए नागा। एंड यस तो नालंदा जो लेजेंड के अनुसार इज अ सर्पेंट, एंड दैट्स व्हाई माय बुक, द कवर ऑफ द बुक इज अ सर्पेंट, यू सी, उस पे यस सांप है। यस तो अब जो अब नालंदा जो है बुद्ध के समय में ही जो है एक सैक्रेड जगह थी, और दीघा निकाय में, अन्य बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स जो त्रिपिटका है उसमें नालंदा का नाम है। और नालंदा में आम्रवन था जहाँ के बुद्ध जाकर कर करके रुकते थे। और फिर जो है सरीपुत्र, जो उनके मुख्य शिष्य थे, सरीपुत्र और मोगलायन दोनों नालंदा से थे। अब जब चीफ डिसाइपल आपके नालंदा से हैं, तो नालंदा जो है अपने आप में वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बुद्धिज्म के जो, उनको धर्म सेनापति कहा गया है सरिपुत्र को। अब जब 300 साल बाद आप देख लीजिए, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद सम्राट अशोक जब कलिंग युद्ध के बाद बुद्धिज्म अपनाते हैं, तो वो वहां पे सरिपुत्र के लिए, जो कि धर्म सेनापति माने जाते हैं बुद्धिज्म में, वो उनके लिए एक छोटा सा स्तूपा बनवाते हैं। और वो स्तूपा जो है मोस्ट सैक्रेड साइट है अभी भी वहां का, नालंदा का। आप यस देखिए, यस वही सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, जो सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर आप देखते हैं वो यस सरिपुत्रा का स्तूपा है। लेकिन आप पूछिए सरिपुत्रा कौन है वहां आसपास के लोगों से, तो नहीं लोगों को पता बताएंगे नहीं होगा। लेकिन यस नालंदा खंडहर में, उसको हम लोग जब बचपन में जाते थे तो कहते थे कि ये लाइब्रेरी है, यही बच गया है। यस तो वो यस सरिपुत्रा का स्तूपा है। और पूरा जो स्तूपा, जो सरिपुत्रा के स्तूपा जो था, वो
मौर्यन कालीन स्तूपा को अभी खोद करके निकाला गया है, एक्सकवेशन में पता चला है उसके बारे में कि ये मौर्यन टाइम का है। और उसमें 7 फेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन है, और वो स्तूपा जो है वो जो है चैत्या में बदल जाता है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो है ना वो महाबोधि मंदिर जो टेम्पल। आप देख रहे हैं ना उसकी तरह हो यस। जाता है। और महाबोधि मंदिर का जो आर्किटेक्चर आप लेते हैं वो एक्चुअली कहलाता है, उसको पंचायतन आर्किटेक्चर कहते हैं। और उसकी शुरुआत नालंदा में होती है, क्योंकि उसमें एक यस। प्रदक्षिणा पद होता है मेन मॉन्यूमेंट के चारों तरफ, और चारों कोनों पे एक एक श्राइन होते हैं या टेम्पल होते हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं वो कॉपी किया गया है बहुत जगहों पे। अगर आप सियान, जो चाइना में सियान है, वहाँ की सुत्रा लाइब्रेरी है, वो बिल्कुल उसी मॉडल पे बनाई गई है, जो यस। अभी भी इंटैक्ट है, और आप देख सकते हैं सियान की सुत्रा लाइब्रेरी कैसी है। तो उससे आपको पता चलेगा कि कैसी थी नालंदा का जो मेन स्तूपा है वो कैसा था। मेन स्तूपा का मतलब मेन चैत्या, क्योंकि वो चैत्या बन चुका था पाला पीरियड तक। तो वो मेन है, और उसके उसी से जो है, उसी के अराउंड जो फर्स्ट बुद्धिस्ट विहारस बने थे, जो सक्रादित्य या कुमार गुप्ता वन ने बनाया था, उसी के पास बनाया था। तो अब ये अशोक ने 3rd सेंचुरी में बनाया उसको, स्तूपा को, और उसके साथ साथ एक विहार या कॉलेज की स्थापना की। और वही वहीं पे अभिधर्मा की पढ़ाई होने लग गई, बुद्धिस्ट अभिधर्मा की। और फिर 300 साल बाद वहां नागार्जुन आते हैं, जो कि महायाना बुद्धिज्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसफर हैं। तो उन्होंने शून्यवाद दिया, वो नालंदा में रहते थे, वहीं रहते थे, और महाविहार में पढ़ाई होती थी। अब उनके कई शिष्य जो हैं आर्यदेव जैसे हुए, या शांति देव हैं, और फिर वो लीनियज जो है नागार्जुन से वो शांता रक्षिता अतिशा तक आ जाती है। उसमें आपके धर्मकृति, दीननागा, बहुत सारे फिलोसफर्स हैं, वसुबंधु, सभी नालंदा से रिलेटेड हैं। तो ये लोग थे आर्यभट्ट। तो ये लोग जो थे नालंदा को एक बहुत बड़ी ऊंचाई तक ले जाते हैं। ये नालंदा महाविहार जो बनता है, महाविहार की नींव जो है गुप्ता एम्पायर काल पे गुप्ता होती है। एम्पायर। ओके। और जो ओके सर। कुमार गुप्त वन है, जिनको सक्रादित्य भी कहा जाता है, वो 5वीं शताब्दी में 427 में जो है वो नींव रखते हैं उसकी, कंक्रीट विहारा की, क्योंकि विहारा वहां ओके। पहले से थी, लेकिन पहले वो से थे। एक ओके। ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि, और उनका जो विहारा बनाया है सक्रादित्य का, वो उनसे एकदम सटा हुआ है। सरीपुत्रा का जो स्तूपा है उसके बिल्कुल पास में जो आप देखते हैं विहारा, वहां 3 विहारा है उससे सटे हुए, एक के ऊपर एक, यस। एक के ऊपर एक है। तो वो अर्लीस्ट है। और फिर धीरे धीरे जो है वो सेक्रेड और सेक्युलर दोनों का अंतर हो जाता है। और जो आगे के जो विहारस बनते हैं वो सारे एक लाइन में बनते हैं। और उसके ओके। सामने यस। जो है वेस्टर्न साइड में आप देखेंगे कि वेस्ट में सारे चैत्याज हैं, टेम्पल्स हैं, और ईस्ट में सारे विहाराज एक लाइन में बने हुए हैं। और वहां पे जो है, अभी देखिएगा कि अभी तो नालंदा की 10% ही खुदाई हुई है। तो वो जो स्ट्रक्चर है वो मैसिव है, वो आप आज के किसी यूनिवर्सिटी कैंपस से भी वो बड़ा है, इतना 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 सुदृढ़ है उसका आर्किटेक्चर। तो ये है यस। नालंदा के राइज की कहानी। ओके सर। सर एक आखिरी सवाल, जहाँ हमने बिल्कुल शुरुआत में छोड़ा था, व्हाई दिस बुक? व्हाई यू फेल्ट द नीड टू राइट दिस बुक? हाँ, देखिए मैं नालंदा से हूँ, और मुझे सरीपुत्रा के बारे में पता नहीं था। न ही किसी ने यस। मुझे बताया कि सरीपुत्र कौन थे। तो तो मैं कई बार बचपन में भी मैं नालंदा जाता था, मैं वहीं से हूँ। लेकिन मुझे जो है वो कोई इस बारे में, मेरे दिमाग में कई प्रश्न थे कि कौन थे लोग जिन्होंने नालंदा बनाया, कब कब इसकी क्या पढ़ाई होती थी वहां पे। किसी ने मुझे बताया ये बड़ी यूनिवर्सिटी थी, यहाँ 10,000 स्टूडेंट थे। पढ़ते क्या थे वहाँ, वो किसी ने नहीं बताया कि पढ़ाई क्या होती थी। कौन थे शिक्षक, कौन थे, तो किसी को नहीं मालूम है। तो हाँ, तो ये इस कारण से मुझे लगा कि नालंदा में कुछ छुपी हुई स्टोरीज हैं जो जिसको बताना चाहिए। यस। और नालंदा ही क्यों, वहां तो बहुत सारे, दुनिया में इतने सारे मोनेस्ट्री से नालंदा ही इतना फेमस क्यों हो गया। सभी लोग स्वयंसांग उतनी दूर 14 साल की यात्रा करके नालंदा क्यों आना चाहते थे, है ना। वो तो बल्लभी भी यस। जा सकते थे, और भी मोनेस्ट्री थी उस समय स्वयंसांग के यस। समय में, वो कहीं भी पढ़ लेते, वहीं पढ़ लेते, गांधार में पढ़ लेते, नालंदा आने की क्या जरूरत थी इतनी दूर। तो यस। तो ये सब, तो नालंदा, ये सब जो क्यूरियोसिटीज थी वो कोई आंसर नहीं कर पा रहा था। और मुझे लगा कि मुझे नालंदा, मैं नालंदा से हूँ और राइटर हूँ, और मुझे नालंदा की ही स्टोरी पता नहीं है, दीपक तले अंधेरा। तो मैंने सोचा कि इसको जरा दीपक जलाया जाए नालंदा का। यस।
दोस्तों, अभय सर आईएफएस ऑफिसर भी हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस में भी रह चुके हैं ये। तो ये बहुत ही रह खूबसूरत चुके किताब नहीं, है। हम हैं अस अभी अ भी। या सॉरी सर, सर अभी भी कार्यरत हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत किताब है और एक वेल रिसर्च्ड बुक है। मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब इसे पढ़ें। पेंगुइन विंटेज पब्लिकेशन से ही छप के आई है। निहायत ही खूबसूरत किताब है। जितने भी आपके सवाल हैं, शुरू कैसे हुई, अंत कैसे हुआ और मॉडर्न डे जो नालंदा यूनिवर्सिटी उसकी शुरुआत कैसे हुई, तो इसमें उसकी भी कहानी है। एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर के प्रेजेंट डे स्टोरीज तक इसमें है। इतना ही नहीं, राजगिरी की भी कहानी है कि कैसे जब इनलाइटनमेंट प्राप्त करते हैं गौतम बुद्धा, तो वो राजगीर जाते हैं और उन्हें वेणु बन उपहार में दिया जाता है। ये मेरे लिए भी नया बात था, क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ। मैं 2 दफ़ा नालंदा विश्वविद्यालय जा चुका हूँ, लेकिन ये किताब पढ़ने के बाद मुझे ये फैक्ट पता चली। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। मैं मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि आपने इतने बिज़ी शेड्यूल के साथ हमारे साथ जुड़ा, मतलब आई एम ओवरवेल्म्ड सर। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि इस पर हम दोनों की बात हो पाई। और ये नालंदा जो है, नालंदा ने बहुत सारे कॉन्ट्रिब्यूशंस किए हैं, जो आज हम ज़ीरो यूज़ करते हैं पूरी दुनिया में, यस सर। विश्व में, ज़ीरो वो नालंदा से ही आता है। और जो अलजेब्रा, एल्गोरिदम सर जिसमें पूरी आप ये देख सकते हैं, इतनी रोचक आपने लिखा है कि मतलब ये एक भी शायद पेज ना हो जहाँ मैंने स्टिकी नोट्स ना लगा रखा हो। यू कैन सी। तो मैं तो यही कामना करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस किताब को पढ़ें, और जो सही नॉलेज है, जो वेल रिसर्च्ड नॉलेज है, उसको जो है वो प्राप्त करें। यस सर। थैंक यू सर।